हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में आज हम एक नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जो प्रॉब्लम लिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम सीरीज। ये क्वेश्चन पहले टाइम डोमेन में हमने सॉल्व किया था। अब अपन इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले वो क्वेश्चन जाके टाइम डोमेन से सॉल्व करके देख लो, अगर नहीं किया है तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसे सॉल्व करके देखते। तो क्वेश्चन ऐसा था, आपको एक सर्किट दिया गया था, एक बैटरी है, जो ये स्विच था यहाँ t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज किया गया है, रजिस्टेंसेज और वोल्टेजेस लगा रखे हैं। गिवन क्या था? गिवन यहाँ पे दो कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन एंड यहाँ पे पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है 1 सेकंड पे कितना होगा। ये इनिशियल कंडीशन आर जीरो, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ओके। तो अब ये जो सर्किट अपने को दे रखा है, ये दे रखा है टाइम डोमेन में। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने एक स्केलेटल बना लिया जो कि ऐसा दिखेगा, बैटरी, बैटरी, स्विच और ये रेजिस्टेंसेस। तो टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में अगर जाएंगे तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, ये पहले लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की वैल्यू कैसी होगी? 1/SC। तो 1/SC के हिसाब से क्या आ जाएगा? 6/5S। ओके। अब जो मेन चीज आ जाती है वो है ये बैटरी का। तो बैटरी, अब यहाँ पे डीसी सर्किट में अपन 10 वोल्ट से करते हैं, पर लाप्लास में ये एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 10 यूटी से 10 यूटी से दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? यूटी जो है वो है स्टेप फंक्शन, यानी कि t इक्वल टू 0 पे ये चालू हो रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट चालू हो रहा है, यानी कि ये जो बैटरी है ये t इक्वल टू 0 से ही इस सर्किट में अप्लाई की जा रही है। तो यानी कि एक्चुअल में वैल्यू इसकी t ut है। तो लाप्लास लेते समय स्टेप का लाप्लास फिर क्या होता है? 1/s। तो ये 10/s यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम गलती इधर हो जाती है, तो इसका ध्यान रखिए। ओके, फिर से ये 10/s जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम गलती जो है वो होती है। अब यहाँ पे ये प्लस साइन, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, और ये 10/s वैल्यू, इस वैल्यू पे ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप 10 से लेके सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें आती है मार्किंग की बात। अब अपने को करंट्स और वोल्टेजेस जो है पूरे सर्किट में मार्क करने होंगे, राइट? तो चलिए पहले करंट मार्क्स करते। ये सर्किट किसमें? एस डोमेन में। तो करंट, ये 3 करंट, अगर ये टाइम डोमेन में होता तो मैं क्या बोलता? I1 ऑफ t, पर इधर मैं क्या दिखाऊंगा? I1 ऑफ s। ओके, क्योंकि s डोमेन में। सिमिलरली I2 ऑफ s एंड IC ऑफ s। ठीक है, टाइम डोमेन में होता तो I1 ऑफ t, I2 ऑफ t, IC ऑफ t। IC ऑफ t से क्या मतलब? कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो। और वोल्टेज क्या होगा? VC ऑफ s। ठीक है। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज दिखाना होता तो मैं क्या कर देता? VRS, VR2S, VR2S, VR3S, S डोमेन में। ओके। अब यहाँ पे प्लस और माइनस जो है वो दिखाने, पोलैरिटी एलिमेंट्स के अक्रॉस वो दिखानी जरूरी है। तो रेजिस्टेंस जो है वो अब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट से प्लस आएगा, तो ये क्या हो गया? अब्जॉर्बिंग एलिमेंट। यहाँ पे ये भी है अब्जॉर्बिंग एलिमेंट, तो इधर प्लस डिनोट कर दिया। और कैपेसिटर ये चेंज होता है कंडीशन के हिसाब से, पर मान लिया कि प्लस होगा। अगर आंसर में नेगेटिव आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब मैं सर्किट सॉल्व करते समय सिर्फ प्लस साइन को दिखाना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर सिर्फ प्लस साइन पे फोकस जरूरी रहना चाहिए, जिससे अब्जॉर्ब्ड पावर और डिलीवर्ड पावर भी आसानी से अपन देख सकते हैं। प्लस से अगर इनकमिंग है
तो वो अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, और प्लस से अगर आउटगोइंग होगा तो डिलीवर्ड हो जाएगा। माइनस साइन देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कैपेसिटर रिलेशन, तो जो कैपेसिटर रिलेशन है वो टाइम डोमेन में कैसा होता है, आई सी टी इक्वल टू दिस मच। तो ये डिफरेंशियल में आता है। तो अगर यही सर्किट कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आए और उसको टाइम डोमेन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती जाएगी, तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसे ही गए तो ये क्या हो गया, लीनियर एलिमेंट हो गया। आई सी ऑफ एस इज इक्वल टू एस सी वी सी एस, तो ये क्या हो गया, लीनियर एलिमेंट। अब लाप्लास में सॉल्व करने का ये एक फायदा है। क्या फायदा है, अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखना है तो क्या लिखते हैं अपन, V इक्वल टू आई आर। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस भी लिखना है तो V इक्वल टू आई जेड, जेड की जगह क्या आ जाएगा, XC। V इक्वल टू आई जेड, जेड क्या है, XC, XC क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन SC। तो वहां पे डिफरेंशियल्स नहीं आएंगे और सर्किट जो है वो लीनियर इक्वेशंस में इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंडक्टर का लिखना हो तो VL इज इक्वल टू IL XL, है ना, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है सर्किट में, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, A पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट पे अपन KCL लगाएंगे। अब ये मेन चीज थी। मेन चीज कौन सी थी, एक ये जो नोटेशन है, ये प्लस माइनस का नोटेशन, और ये बैटरी, और ये इक्वेशन जो है वो कैसे लिखनी है, ये जरूरी। अब इसके आगे जो है वो है नोडल और मैश एनालिसिस, जो कि पहले अपन करते थे, बस वो अब एस डोमेन में अपन करेंगे। तो KCL यहाँ ए नोड पे अपन लगाने की कोशिश करते हैं। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो उससे क्या आ गया, I1S इज इक्वल टू I2 ऑफ एस प्लस IC ऑफ एस। इसको अपन ने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके आगे जो डायरेक्टली जो वैल्यूज है, I2 ऑफ एस VCS बाय 2, कैसे आया ये, अब ये देखो ये पैरेलल में है तो पैरेलल V बाय एस, और IC ऑफ एस जो है वो यहां से अपन ने निकाल लिया, और फिर तो ये कॉमन निकाल लिया है, ओके। अब इसके बाद KVL ट्राई करते हैं। तो KVL जो ये लूप दिखाया गया है ब्लू कलर से, तो इसमें KVL के अक्रॉस अपन अब इस लूप पे अपन KVL लगाते हैं, ओके। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, बैटरी। अब मैं KVL लिखते समय क्या करता हूं, जो पहला टर्मिनल मुझे मिलता है, जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस तो दिख रहा है, तो जहां से मैं आ रहा हूं तो वो पहला क्या हो गया, ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट साइन जो है मैं लिखता हूं KVL लिखते समय। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, -10 अपॉन एस, बैटरी से चालू हुआ, ये वाला अपना लूप है, ओके। तो पहला क्या हो गया, -10 अपॉन एस। दूसरा प्लस क्या आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस 3 टाइम्स ऑफ I1 ऑफ एस। अब इसके बाद और तीसरा क्या आएगा, प्लस कौन सा आएगा, कैपेसिटर इनकमिंग, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस VCS। तो प्लस VCS इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन जो है वो लिखना मेन है। इसके आगे का जो पार्ट है वो क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है, ओके। वो तो प्रैक्टिस करते करते सही हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है VC ऑफ S, तो ये अपन ने क्या कर दी, ये यहाँ पे I1S की जगह पुट कर दी, ओके। अब ये I1S की जगह पुट कर दी तो ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से, कि ये KVL इक्वेशन जो अपन ने निकाली, पहले बैटरी, फिर रेजिस्टेंस एंड फिर कैपेसिटर। उसके बाद अपन ने क्या डाला, -10 अपॉन एस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एस। तो ये इक्वेशन जो है वो अपनी आ गई, ओके। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। आप खुद निकालने की ट्राई करें कि आपका VCS जो है वो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है। एक बार निकाल के बैठ जाए और फिर इसके आगे से कंटिन्यू करना। फिर लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा जिससे जो VCS है उसको S डोमेन से T डोमेन में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले VCS निकाल के बैठ जाओ, ओके। चलो, तो अब ये ऐसे कुछ इक्वेशंस जो है वो सॉल्व की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप है। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो तो एक बार ये देख लो कि कहाँ पे गलती हुई, वो चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये VC ऑफ S जो है, इन दोनों में से कॉमन निकाल के ये 5/2 जो है वो आ गया है। VC ऑफ S
तो 3/2 + 1 5/2 VC ऑफ एस, बाकी सब कैलकुलेशन है। और जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा VC ऑफ एस इज इक्वल टू 4/S/S+1। तो एक ट्रांसफर फंक्शन जैसा ही है। ओके, तो इसको अब एस डोमेन से टी डोमेन में किया तो ये आ गया। अब आप ये सोचोगे कि ये एक वीडियो है तो डायरेक्टली मैंने इसको दिखा दिया, तो ऐसे नहीं, ये भी आप एक स्टेप में कर सकते हैं, तुरंत तुरंत एक स्टेप में ये आ सकता है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि ये ऐसा कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपको दिखे 1/समथिंग समथिंग, तो ये टाइम डोमेन में कैसे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बहुत ही काम आता है। कंट्रोल सिस्टम्स में भी ये बहुत बार आ जाता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो अभी अपन देखते हैं। फिर इसके बाद वैल्यूज पुट कर दिए। t = 1 पे क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपने को क्या पूछा था, t = 1 के अक्रॉस ही पूछा था, तो अपन ने डायरेक्टली डाल दिया। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन से मेन चीज अब आती है कि एस डोमेन से टी डोमेन में जाने के क्या क्या तरीके हैं। तो अब इसमें दो तरीके आते हैं। तो पहला तरीका जो है बेसिक तरीका मालूम होना चाहिए, मैथ्स का तरीका, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बेसिक तरीका रहता है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन को यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा एक है प्रो टिप मेथड, जो कि ये 1 स्टेप में आपको आंसर दे सकता है। तो चलो पहले बेसिक देखते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ना, तो फर्स्ट VC ऑफ S 4/this। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में भी कुछ टाइप्स होते हैं जो मैथ्स में भी आते हैं, और कहीं पे भी अगर ऐसे चीज आए, ऐसे ट्रांसफर फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से कम है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। तो इसमें कुछ फिक्स टाइप्स होते हैं जो हमेशा एनकाउंटर होते हैं। तो एक बार वो टाइप्स भी देख लेते हैं। तो पहले टाइप में अपन देखते हैं कि 3 रूट्स है और तीनों अलग अलग रूट्स है, यानी कि सेपरेट किए जा सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री देख सकते हैं, ऊपर की डिग्री क्या है, 2nd डिग्री, और नीचे की डिग्री क्या है, 3rd डिग्री। तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। और अगर वैसा नहीं है तो पहले अपन डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, और फिर इस फॉर्म में लाके उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और फिर वो इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। इंटीग्रेशन में काम आता है। तो इसका जनरल फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर दूसरा टाइप जो है वो क्या होता है कि कोई सेम रूट जो है वो रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे x = a रूट रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का जनरल तरीका क्या रहता है, x - a और x - a का स्क्वायर, ऐसे अपन लिखते हैं। और तीसरा जो होता है कि जब कोई टर्म जो है वो फैक्टराइज नहीं हो रही हो, और यहाँ पे पावर है 1, तो ये नीचे का क्या हो गया, 3rd डिग्री हो गया, और ये ऊपर का हो गया 2nd डिग्री। तो नीचे जब कोई फैक्टर नहीं हो रहा हो तो हमें उसके ऊपर का जो है लीनियर कंसीडर करना पड़ता है। अब इसमें कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका एलसीएम लेके ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर कुछ आपको दिया ही हुआ है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर इक्वेट करके ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी अपन अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट हो गया, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें दोनों रूट्स अलग अलग है। तो मैंने कंसिडर कर लिया a/s + b/s+1। ओके, फिर मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो s का कोफिशिएंट मैंने निकाल लिया, वो क्या है a + b, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी कि a + b क्या हो गया, 0। तो इससे आ गया a जो है वो है नेगेटिव ऑफ b। और इसके आगे जो है फिर a की कांस्टेंट टर्म आ रही है जो कि है a, वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो उससे आ गया b = -4। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर वाले अपने पार्शियल फ्रैक्शन के उसमें अपन ने डाल ली। अब ये वैल्यू डाली तो फिर उसमें आ जाता है ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, ये वाला टर्म जो है वो a = 4 प्लस b = क्या है, -4। अब इसको ऐसे लिख दिया। ओके, फिर 4 कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब ये क्या है, ये है एस डोमेन में। अब मुझे कहां पे जाना है, कहां पे जाना है, टी डोमेन में जाना है, राइट। तो अब एस डोमेन से टी डोमेन के जाने के पाथ को क्या बोलते हैं, लाप्लास इनवर्स। तो इसी पे कुछ फॉर्मूलेज जो इसमें यूज हो रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, वापस से इधर आके अपन इसे कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूलेज क्या है, कुछ बेसिक। तो
फॉर्मूलेस क्या है कुछ बेसिक, वो है ये ट्रांसफॉर्म्स वाले फॉर्मूले। स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला 1/s, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला 1/s माइनस ए, और एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी का क्या है 1/s प्लस ए, यानी कि साइन चेंज हो रहा है एक्सपोनेंशियल में। के वैसे ही इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास इनवर्स 1/s, 1/s कहीं पे भी दिखे उसका इनवर्स लिया तो क्या हो जाएगा स्टेप फंक्शन आ जाएगा, और 1/s प्लस 1 का लाप्लास क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल नेगेटिव। तो यहाँ पे ये साइन का खास ध्यान रखिए कि प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे ये चीज देखने लायक है। और ut इसलिए क्योंकि t इक्वल टू 0 से जो है ये सर्किट भी स्टार्ट हो रहा है, और ये फॉर्मूले मैक्सिमम अपन रियल टाइम में यूज करते हैं, इसीलिए ut यहाँ पे लगा रखा है। ओके, तो अपन इधर आते हैं। तो s डोमेन से लाप्लास, s डोमेन से t डोमेन में आना है तो लाप्लास इनवर्स लगाया, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया फॉर दिस एंड दिस। दिस एंड दिस क्या है, ये 1/s का क्या बोला था ut, और 1/s प्लस 1 का क्या बोला एक्सपोनेंशियल नेगेटिव। ठीक है, अब इसके आगे तो सॉल्व भी करना है। अब इसके आगे क्या कर दिया, ut को अभी कॉमन निकाल लिया, फिर t इक्वल टू 1 पुट किया। के अब यहाँ पे ut u(1), अगर मैं यहीं पे t इक्वल टू -1 डाल दूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि u(-1) हो जाएगा, और u(-1) क्या होता है 0 होता है, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जो कि अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है कि इनिशियल में जो वोल्टेज था वो 0 था कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना। फिर ये वैल्यूज जो है वो अपन गेट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इन वोल्ट्स। ओके, अब ये देखा है पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड। अब देखते हैं कि प्रो टिप मेथड क्या है, जो एक ही बार में ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस को मैं टाइम डोमेन में लिख सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो प्रो टिप मेथड में पहले तो एक फॉर्मूला है जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक सा ही है। क्या लिखा है 1/डिफरेंस, डिफरेंस का क्या है मैग्नीट्यूड, 1/मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, स्मॉलर का लाप्लास माइनस बिगर का लाप्लास। के एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहां पे एक ट्रांसफर फंक्शन लिया है, स्मॉलर बिगर का क्या चक्कर है वो मैं भी बताता हूं। तो ये जो नीचे आपको रूट्स दिखेंगे s+2 s+4, तो इसे विथ साइन एक बार देखे कि इसमें से स्मॉलर कौन है और बिगर कौन है। तो s+2 और s+4, तो +2 और +4, तो ऑब्वियसली +2 इज स्मॉल। तो ऊपर क्या लिखा है 1/डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब 2 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 2 आएगा, तो 1/2। स्मॉलर का लाप्लास मतलब s+2 का लाप्लास, जो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव चला जाएगा। s+2 का स्मॉलर का लाप्लास, तो वो क्या चलाएगा एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में चलाएगा, माइनस बिगर का लाप्लास, बिगर क्या है s+4। ओके, तो s+4 आ गया, तो s+4 का क्या आ गया एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव। ये ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस में हमेशा अप्लाई होगा, और ये कंट्रोल सिस्टम्स में भी बहुत काम आएगा। तो क्या बोला मैंने 1/डिफरेंस, स्मॉलर का लाप्लास माइनस बिगर का लाप्लास। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे +2 और -4 है, तो छोटा कौन सा होगा -4 छोटा होगा ऑब्वियसली। अब -4 का फिर क्या, अब इसमें डिफरेंस है। अब देखो +2 और -4, +2 और -4 अपोजिट साइन है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 6। अपने को डिफरेंस से मतलब है, उसके साइन से कोई मतलब नहीं है, तो 1/6 आ जाएगा। और स्मॉलर का लाप्लास बोला तो एक्सपोनेंशियल 4t माइनस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव ऑफ 2t। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इजी है, खुद ट्राई करके देखे। और ये और दो इसके वेरिएंट्स जो आ सकते हैं, जो आते भी है, और दो इसके वेरिएंट्स ये खुद ट्राई करें। तो क्या है फॉर्मूला 1/डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, स्मॉलर का लाप्लास माइनस बिगर का लाप्लास। ओके, अब इसे अपने ट्रांसफर फंक्शन में अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर्मूला ये, ओके, अपना ट्रांसफर फंक्शन क्या था 4/s इंटू s+1। तो अब ये देखो s क्या है s+0 है, और फिर s+1 है ना।
तो जीरो छोटा है, तो जीरो छोटा है, अब उसका लाप्लास जो है अपन पहले लिखेंगे। डिफरेंस क्या है? वन। छोटे का लाप्लास पहले, यानी कि वो क्या आ जाएगा? वन ही आएगा, और एस प्लस वन का एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। ओके, छोटे का लाप्लास माइनस बड़े का लाप्लास, तो छोटा क्या है? छोटा क्या था? वन अपॉन एस था, या है ना, वन अपॉन एस था, जो कि यू टी आता है, तो ई एक्सपोनेंशियल जीरो आ गया, और एस प्लस वन का एक्सपोनेंशियल माइनस टी। ओके, इसमें वैल्यू पुट करके अपन ने फिर वोल्ट्स में आंसर निकाल लिया, जो कि अपना फाइनल आंसर है, जो कि आप टाइम डोमेन से भी निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब इसमें एक और गलती होती है, यही यूनिट्स वाली गलती, कि क्वेश्चन में ध्यान से देखे कि ये यूनिट्स में किस यूनिट्स में पूछा गया है। जल्दी जल्दी में ये आंसर अपन निकाल लेते हैं, और वही आंसर जो है वो उसमें वर्चुअल जो कीपैड दे रखा होता है उसमें एंटर करके आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं, है ना। तो यूनिट्स हमेशा आंसर कीपैड में डालते समय हमेशा देखें कि यूनिट्स क्या पूछी गई है। ओके, एक बार रीचेक वो जरूर करें। तो अगर मिली वोल्ट में पूछा होगा तो ऑब्वियसली कुछ अलग आंसर आएगा। ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जल्दी जल्दी में वोल्ट्स में कर दिया तो गलत हो जाना है। तो हमेशा डालते समय यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें। मिली वोल्ट में ऐसा आंसर आ जाएगा, और मेगा वोल्ट में 2528 वोल्ट्स जो है वो आ जाएगा, है ना। अब ये जो लाप्लास का मेथड है ये कब काम आएगा? जब पहले तो टाइम डोमेन अप्रोच से सॉल्व करके देखना कोई भी सर्किट, पर अगर टाइम डोमेन से हो ही नहीं रहा तो हमेशा एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि शायद ये क्वेश्चन लाप्लास से हो सकता है ना। तो ये मेथड हमेशा काम आएगा, है ना। और ये मैंने क्या बोला था, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। तो यही कह रहा हूं, ये है अल्ट्रा टिप, है ना। मैं जनरली 3 टिप यूज करता हूं, एक ओनली टिप, प्रो टिप और एक अल्ट्रा टिप। तो अल्ट्रा टिप क्या है? अगर कोई नेटवर्क का क्वेश्चन नॉर्मल मेथड या मेथड्स, सारे मेथड अप्लाई कर लिए, नोडल, मैश, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, टाइम डोमेन के सब कुछ हथकंडे अप्लाई कर लिए, पर फिर भी उन मेथड्स में क्वेश्चन फंस रहा हो, तो हमेशा याद रखना कि वो क्वेश्चन शायद लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हो ही जाएगा, और ये तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है ये सब कुछ समझ में आया होगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक होके पूछे, मैं कमेंट्स देखूंगा और आपको आंसर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।